बचपन की गर्मियों की छुट्टियां हमेशा मेरे लिए खास हुआ करती थी। जैसे ही स्कूल के आखिरी दिन की आखिरी घंटी गूंजती थी, हम भाई बहनों के चेहरे पर एक अलग ही चमक आ जाता था, क्योंकि छुट्टियों का मतलब था दादा दादी का गांव, छोटा सा, शांत और आम के पेड़ों से भरा हुआ। वो गांव हमें किसी जादुई दुनिया से कम नहीं लगता था। हर साल कम से कम 15-20 दिनों के लिए हम वहीं रहते थे। दोपहर के समय अक्सर हमारा खेलने का समय हुआ करता था, और वहाँ जो हमारी सबसे पसंदीदा जगह थी, वो गांव से लगभग 1 किलोमीटर दूर फैला एक विशाल आम का बागान था। उस बागान में गांव के कई लोगों के अपने अपने आम के पेड़ थे। हम उन्हीं पेड़ों की छांव में खेला करते थे, और जब कभी कभार पेड़ पर चढ़ते थे तो खट्टे मीठे आम तोड़ते थे। उसी दौरान एक दिन की बात है, जब मैं खेलने के दौरान अपने चचेरे भाई को छेड़ रहा था, यूं ही मस्ती में। लेकिन शायद उस दिन मेरी शरारत हद से ज़्यादा हो गई थी, जिसके वजह से वो गुस्से में मुझे मारने के लिए दौड़ पड़ा था। इसीलिए मैं उससे बचने के लिए वहाँ से बचकर भाग निकला, और तब तक भागता रहा जब तक कि उसने मेरा पीछा नहीं छोड़ दिया। उस 2-3 मिनट के दौड़ में तो मज़ा आ रहा था, लेकिन फिर ये मज़ा डर में बदल गया। जब मैंने पीछे मुड़कर देखा तो ना तो वो दिखाई दिया और ना ही वो आम का बागान। मैंने चारों ओर ध्यान से देखा, पर कोई भी आम का पेड़ दिखाई नहीं दे रहा था। सिर्फ सूखे उजड़े हुए खेत दिख रहे थे, और आसपास कोई गांव भी नहीं था, ना कोई जानवर और ना ही कोई इंसान। जैसे मैं भागकर किसी और ही जगह पहुंच गया था। शुरू में तो ये सब मुझे बहुत ही अजीब लगा, क्योंकि मैं तो सिर्फ सीधा दौड़ रहा था। मैं खुद से ये कह भी रहा था कि वापस जाने का रास्ता शायद उसी रास्ते से होगा जहां से मैं आया था। इसलिए मैं उसी रास्ते से वापस जाने की कोशिश करने लगा, जिस रास्ते से मैं दौड़कर वहां पहुंचा था। लेकिन काफी देर तक चलने के बाद भी मुझे ना तो अपना गांव दिखा और ना ही वो आम का बागान। उस तेज धूप में यहाँ वहां भटकने के वजह से मेरा पूरा शरीर पसीने से तर हो चुका था, और प्यास से मेरा गला सूख रहा था। फिर ऐसे ही करीब आधे घंटे तक यहाँ वहां भटकने के बाद मुझे एक अजीब सी जगह दिखी। एक टूटी फूटी सी मठनुमा संरचना एकदम खेतों के बीच, जिसके ठीक पास एक हैंडपंप भी था, जिसे देखकर मैंने सोचा शायद वहां कोई होगा। इसलिए मैं वहां पानी पीने के साथ साथ इस उम्मीद में गया कि वहां अगर मुझे कोई मिला तो मैं उनसे रास्ता पूछ लूंगा। इसलिए मैं भागता हुआ वहां पहुंचा और हैंडपंप चलाकर पहले पानी पीने लगा। पर जैसे ही मैं पानी पी रहा था, किसी ने मेरे कंधे पर धीरे से थपकी दी। जब मैंने पीछे मुड़कर देखा तो वहां एक बूढ़ा आदमी पीले धोती कुर्ती में था, जिसके माथे पर चंदन का तिलक था, और वो एक टांग से चल नहीं सकता था। खैर, जैसे ही मैं पीछे मुड़ा, उसने धीमे से ग्रामीण भाषा में मुझसे पूछा कि बबुआ तुम कौन हो। इसलिए मैंने अपना नाम बताया और फिर से पानी पीने लगा। पर जैसे ही मैं कुछ सेकंड्स के बाद उससे रास्ता पूछने के लिए पीछे पलटा, वो वहां नहीं था, और ना ही वहां कोई आवाज थी और ना ही कोई आहट। एक लंगड़ा आदमी इतनी जल्दी वहां से कैसे गायब हो सकता है? अब ये सवाल मेरे मन में घूम रहा था। यहाँ तक कि मैंने चारों तरफ दूर दूर तक नजरें दौड़ाई, लेकिन वहां दूर दूर तक सिर्फ खेत थे और छिपने का कोई जगह नहीं था। तो ऐसे में वो आखिर इतनी जल्दी कहाँ गया, ये सोचकर अब मेरी रूह कांप रही थी। मैं उस समय अचानक से इतना डर गया था कि मैं डर के मारे रोने लगा। यहाँ तक कि मैं डर के मारे कांपते हुए हनुमान चालीसा बार बार दोहरा रहा था। मुझे ना तो दिशा का होश था और ना ही मंजिल का पता था। बस मैं वहां से भागने लगा।
फिर मैं वहां से कितनी देर भागा ये मुझे भी याद नहीं, लेकिन अचानक मैंने एक और मठ जैसा ढांचा देखा। लेकिन ये मठ पहले वाले से थोड़ा अलग था, ज्यादा साफ और ज्यादा नया। मुझे अंदर जाने से डर तो लग रहा था, लेकिन तभी एक पीपल के पेड़ के नीचे मुझे एक बुजुर्ग आदमी बैठा दिखा, जिसे देखकर मेरे अंदर एक उम्मीद की किरण जागी। मैं आंखों में आंसू के साथ भागकर उनके पास गया। मेरा बदन अब भी पसीने से भीगा था और गला वो फिर से सूख चुका था। इसलिए मैंने हकलाते हुए उन्हें अपनी हालत बताई और कहा कि मैं रास्ता भटक गया हूँ। मेरे ये सब कहने के बाद उन्होंने मुझसे मेरे दादाजी का नाम पूछा। सौभाग्य से गांव छोटा था, इसलिए उन्होंने दादाजी को पहचान लिया, जिसके बाद उन्होंने मुझे रास्ता बताया। पर जैसे मैंने उस दिशा में कदम बढ़ाया, अचानक से चारों ओर सब कुछ जाना पहचाना लगने लगा। मेरा घर अब पास था। शाम को घर पहुंचते मैंने ये सब पूरी बात अपने दादाजी को बताई। उन्होंने चुपचाप सुना और फिर धीमे से बोले, बहुत साल पहले आम के बाग के पास एक मठ हुआ करता था और वहाँ एक लंगड़ा पुजारी भी था, जिनको कई साल पहले डाकुओं ने मार दिया था, क्योंकि वो लोग उस मूर्ति को ले जा रहे थे जो कि उस मंदिर में स्थापना किया गया था। पर उस मूर्ति को ले जाने के बाद से वहाँ दूसरा मूर्ति नहीं डाला गया। जब मेरे दादाजी ये सब मुझे बता रहे थे, तब उनके चेहरे पर मुझे हैरानी साफ झलक रही थी। इसलिए मैंने उनसे पूछा कि क्या हुआ, वो ऐसे मुझे क्यों देख रहे हैं। फिर दादाजी ने मुझे बताया, क्योंकि ये सब कई सालों पहले की बात है, इतने सालों पहले की जब दादाजी खुद भी छोटे थे। यानी कि उनके हिसाब से वहाँ कोई मठ या मंदिर नहीं होना चाहिए था। पर अब जब वो सब मैंने खुद अपनी आंखों से देखा था, तो ऐसे में मैंने दादाजी से जिद की कि एक बार वो मेरे साथ चलकर उस जगह को देखे। लेकिन अगली दोपहर जब मैं दादाजी को वो जगह दिखाने लेके गया, तब पूरा दोपहर घूमने पर भी हमें कुछ नहीं दिखा। काफी दूर तक गए, लेकिन वैसी कोई चीज नहीं मिली जिसका मैं जिक्र कर रहा था। ना कोई टूटा हुआ मठ था और ना ही कोई हैंडपंप। दादाजी ने मुझे फिर से कहा कि वो मठ वाली बात बहुत पुरानी है। इसलिए दादाजी के उन बातों को सुनकर और फिर उन चीज़ों को याद करके जो मैंने देखा था, मेरे रोंगटे खड़े हो गए। आज भी जब मैं उस घटना को याद करता हूँ तो मेरे मन में कई सवाल उठते हैं। क्या वो पुजारी वास्तव में इंसान था और क्या उसने मेरी मदद की थी, या फिर मैंने जिस हैंडपंप से पानी पिया था क्या वो सच में वहाँ था, और वो मठ क्या वो किसी और दुनिया का दरवाज़ा था। मैंने उस जगह को दोबारा कभी नहीं देखा, लेकिन उसकी याद, उसकी डरावनी खामोशी और वो लंगड़ा पुजारी आज भी मेरे जहन में जिंदा है। क्या वो मेरी मदद करना चाहता था या कुछ और? शायद कुछ रहस्य कभी सुलझते नहीं। तो दोस्तों, आज के इस पहले घटना के बाद बिना किसी देरी के हम दूसरी घटना की ओर बढ़ते हैं। ये घटना तब की है जब मैं तकरीबन 15 साल का था। उस समय मैं अपने छोटे चाचा की शादी में शामिल होने उनके गांव गया था। ये शादी दरअसल पश्चिम बंगाल के एक दूर दराज जिले में हो रही थी। वैसे तो उस गांव से मैं पहले से ही परिचित था, क्योंकि हर गर्मियों की छुट्टियों में मैं वहीं जाया करता था। खुले आसमान, मिट्टी की खुशबू और गांव की ऐसी सादगी जहां शांति मिलती थी, वो शहर की भाग दौड़ से बिल्कुल उलट था। लेकिन उस दौरान मैं खास तौर पर शादी में शामिल होने गया था। शादी का जो आयोजन था वो किसी जान पहचान वाले के बंगले में रखा गया था, जो गांव से 2-3 किलोमीटर अंदर जंगल के अंदर स्थित था।
जिसे गांव वाले पुरानी कोठी कहकर पुकारते थे। एक बड़ा पुराना ईंट पत्थर का मकान जिसके दीवारों पर वक्त की छाप साफ दिखती थी। खैर, शादी की रात मैं अपने माता पिता के साथ उस बंगले में गया हुआ था, जहां शुरुआत में तो सब कुछ अच्छा लग रहा था। रोशनी, हल्की हल्की ठंडी हवा और चारों ओर शादी की रौनक। लेकिन जैसे जैसे रात गहराती गई, मेरी नींद मुझ पर हावी होने लगी। काफी देर शादी के रस्मों के बाद हल्की हल्की मेरी आंखें मूंदने लगी थी और शादी के शोरगुल भी अब मुझे धीमी सी सुनाई दे रही थी। इसलिए आखिरकार मैंने अपने माँ बाबा से कहा कि मैं वापस चाचा के घर जाना चाहता हूँ, जो बंगले से थोड़ी दूरी पर जंगल के भीतर ही था। हालांकि वो पहले थोड़ा हिचकिचाए, लेकिन जब मैंने जोर दिया तो उन्होंने इजाज़त दे दी। हालांकि मेरे माँ बाबा वहाँ अकेले जाने से इसलिए मना कर रहे थे क्योंकि बंगाल का वो जंगल उस समय लोमड़ियों के लिए जाने जाते थे। इसलिए चाचा ने पहले ही ये हिदायत दी कि बाहर निकलो तो एक लाठी ज़रूर साथ रखना। इसलिए मैंने एक मजबूत सी लाठी ली और एक टॉर्च उठाई और अंधेरे के रास्ते चल पड़ा। रात के उस सन्नाटे में सिर्फ टॉर्च की पीली रोशनी मेरे सामने की जमीन पर पड़ रही थी। दूर कहीं से उल्लुओं की आवाजें आ रही थी और हवा में एक अलग तरह की नमी और ठंडक थी, जो आमतौर पर पेड़ों से घिरे इलाकों में होते हैं। खैर, उस वक्त तक मैं करीब आधा किलोमीटर चला ही था कि तभी मुझे एक अजीब आवाज सुनाई दिया। वो आवाज ठीक मेरे पीछे से आया था, लेकिन थोड़े दूरी से, और मुझे रुकने को कह रहा था। वो आवाज थोड़ा दूर से आने के वजह से थोड़ा धीमा जरूर था, लेकिन वो साफ होने की वजह से वो आवाज मेरे कानों में पड़ गया। पर जब मैंने पीछे मुड़कर देखा तो वहां कोई नहीं था। हालांकि मैं कुछ देर के लिए वहीं रुका, क्योंकि वो बिल्कुल मेरी माँ की आवाज जैसी थी। लेकिन थोड़ी देर सोचने के बाद मुझे लगा कि शायद वो किसी और ने पुकारा होगा। इसलिए मैंने फिर से टॉर्च जलाई और चुपचाप आगे बढ़ गया। लेकिन जैसे ही मैं कुछ कदम बढ़ा, एक हल्की सी चरमराने की आवाज आई, जैसे पेड़ की कोई सूखी डाल अचानक हिल रही हो। मैंने टॉर्च घुमाकर पेड़ों की ऊंचाई की ओर देखा तो वहां पेड़ की एक डाल अपने आप हिल रही थी, जबकि बाकी पेड़ एकदम स्थिर थे। उस डाल को देखकर तो ऐसा लग रहा था कि वहां कोई तो था, पर आसपास किसी को ना देखकर मुझे लगा कि शायद वहां कोई बंदर या पक्षी होगा। लेकिन फिर भी मेरे दिल की धड़कन थोड़ी तेज हो चुकी थी, क्योंकि उस अंधेरे में आसपास से लोमड़ियों की चिंगाड़ने की आवाज और उल्लुओं की आवाज उस माहौल को और डरावना बना रही थी। इसलिए मैंने लाठी और टॉर्च को मजबूती से पकड़ा और तेजी से फिर से आगे बढ़ने लगा। अब रास्ता और भी घना और सुनसान होता जा रहा था, और फिर तभी अचानक फिर से वही आवाज मेरे कानों में आया, इस बार और भी साफ, जैसे वो ठीक एकदम मेरे पीछे हो। वो आवाज मुझे अब भी मेरे माँ के आवाज जैसे ही लग रही थी, जो मुझे डांटते हुए ये कह रही थी कि मैं इतने देर से बुला रही हूँ, तुम सुन क्यों नहीं रहे। वो बिल्कुल मेरी माँ की आवाज थी, बिल्कुल वैसे ही जैसे वो मुझे पुकारती है। लेकिन ये कैसे हो सकता था, क्योंकि माँ तो अब भी बंगले में शादी में थी। खैर, उस पल में मुझे क्या हुआ ये तो मैं नहीं जानता, पर मैंने पलटकर देखने की कोशिश नहीं की। न जाने क्यों मेरा दिल जोरों से धड़कने लगा था, सांसें भी भारी होने लगी थी और कुछ पल के लिए मेरे पैर भी सुन पड़ गए थे। इसलिए मैंने वही किया जो उस समय मुझे सबसे सही लगा। मैं वही चुपचाप खड़ा रहा। मैंने सोचा कि अगर वो मेरी माँ होगी तो वो मुझे हाथ पकड़कर रोक लेगी। लेकिन कुछ समय वहाँ खड़े रहने के बाद भी कुछ नहीं हुआ।
ना कोई स्पर्श, ना कोई आहट, सिर्फ सांसों की वो आवाज जो मेरे एकदम पीछे से मुझे महसूस हो रहा था और बिल्कुल मेरे पीठ के पास से। इसलिए वो कौन है ये देखने के लिए मैंने एक गहरी सांस ली और अपने टॉर्च को अपने पैर के पास जमीन की तरफ मोड़ दिया और फिर अपना सर बाएं तरफ नीचे झुकाते हुए तिरछे नजरों से पीछे देखने की कोशिश की। हालांकि उसे मैंने पूरा तो नहीं देखा, पर उसकी ऊंचाई, उसके शरीर की बनावट और वो अजीब सी स्थिरता, वो सब बिल्कुल इंसानों जैसी तो थी, लेकिन उसमें कुछ गलत था। टॉर्च की रोशनी उसके पांव तक नहीं पहुंच रही थी। न जाने क्यों, मगर उसका पैर पूरा काला था, बिल्कुल किसी गहरी परछाई की तरह। ये देखकर मैं कांपने लगा। लाठी मेरे हाथ से छूटने ही वाली थी और तभी एक लोमड़ी की लंबी तेज चिंगाड़ने की आवाज ने मुझे और डरा दिया। इन सब के कारण मेरे अंदर का डर अब नियंत्रण से बाहर हो चुका था। इसलिए मैं बिना पीछे मुड़े लाठी और टॉर्च को वही छोड़कर अंधाधुंध भागने लगा। जंगल की वो रात, वो पेड़ों के बीच से गुजरती ठंडी हवा और मेरे कानों में अब भी वही गूंजती माँ की आवाज। मैं तब तक नहीं रुका जब तक मैं चाचा के घर तक नहीं पहुंच गया। हालांकि जब मैं घर पहुंचा तब मैंने जल्दी से घर का सारा दरवाजा बंद कर दिया और अंदर घुस के सारी बत्तियां जला दी और बस माँ बाबा के आने का इंतजार करने लगा। मैं उस इंतजार में काफी देर तक सोफे पर बैठा था। ना कोई आंसू, ना कोई आवाज, बस मैं एक बेजान सी हालत में बैठा हुआ था। पर काफी देर ऐसे बैठे रहने के बाद मेरी आंख लग गई। सुबह जब मैंने आंखें खोली तो मेरी माँ मुझे बुला रही थी। तब उनका चेहरा और उनका आवाज एकदम शांत था, बिल्कुल वैसा ही जैसे हर सुबह होता है। उन्हें वहां देखकर मैंने सीधे ये पूछा कि माँ, क्या तुम मुझे रात को बुला रही थी? पर माँ ने हंसते हुए ये जवाब दिया कि नहीं, वो तो पूरी रात शादी में थी और वो बीच रात जंगल में आखिर क्या करेंगी। उस हंसी में जो सच्चाई थी उसने मुझे अंदर से और भी डरा दिया था। हालांकि मैंने अपने माँ बाबा को पिछले रात के बारे में कुछ नहीं बताया, पर उस रात के बाद से मैं वहां दोबारा नहीं गया। बल्कि जब भी मेरे चाचा मुझे मिलने वहां बुलाते थे, मैं उन्हें कहता था कि आप इस शहर आ जाओ। आज भी जब मैं उस घटना को याद करता हूँ तो मुझे अब भी ये समझ नहीं आता कि आखिर वो सब कैसे हो सकता है। पर वो सब जो मैंने अनुभव किया था और मेरे माँ की वो आवाज, जबकि मेरे पीछे कोई नहीं था, आज भी मैं इन सब का कोई मतलब नहीं निकाल पाया। पर वो जो कुछ भी था, एक बहुत ही डरावना एहसास था। तो दोस्तों, ये तो था वो घटना जो कि निर्मल बासु जी के साथ घटा था। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और अगर आया हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करके इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करना और हमें कमेंट करके ये ज़रूर बताना कि आपको ये वीडियो कैसा लगा।